नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। आज हम देखने वाले हैं खान सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, इसका मैथ का सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप खुद मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि जो एनटीपीसी का जो रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट जो आने वाला है, जैसे कि आप सभी देखे होंगे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का ट्वीट भी आया था, पेपर कटिंग भी आया था कि 3 लाख जो है 3 लाख लड़के जो है इसको ये किए हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट कभी भी आ सकता है, चाहे वो 10 से लेके 15 तारीख के बीच में एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट जल्दी आ जाने की उम्मीद है। जब एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट 10 से 15 के बीच में नहीं, आज से 4-5 दिन के अंदर यानी अगले सप्ताह में अगर एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा तो उम्मीद है कि लास्ट तक, मार्च के लास्ट तक एग्जाम शुरू हो जाएगा सीबीटी 2 का, या आपका कह सकते हैं कि सीबीटी 2 का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी शुरू हो जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी शुरू हो सकता है। तो आप पढ़ते रहिए, जैसे ही एनटीपीसी 2 का एग्जाम खत्म होगा ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप डिमोटिवेट नहीं मत होइए, मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, या तो अप्रैल लास्ट में हो सकता है, नहीं तो मई जो है फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है ग्रुप डी का। तो चलिए, इतना हम बात नहीं करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये यूनिट डिजिट से यानी इकाई अंक से पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि दिए गए गुणनफल यानी कि 4211 के पावर 102 गुना 361 के पावर 52 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, इकाई अंक क्या होता है, तो ये जो दाहिने तरफ से जो पहला अंक होता है वही इकाई होता है। तो दोनों में देखिए, दोनों में एक एक है। अब 1 के पावर 3 रहे, चाहे 1 के पावर 1001 रहे, तो 1 का वैल्यू क्या होगा जी, 1 ही होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, पहले वाले का इकाई अंक 1 होगा। और फिर 1 के 52 रहे या 1052 रहे, 1 के पावर कुछ भी रहे उसका पावर क्या हो जाएगा, 1 रहे, 0 छोड़ के। क्या 1 के पावर 0 वो भी 1 ही होता है। ठीक है, अगर 1 के पावर कुछ भी रहे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 गुना 1 यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हम यही देख लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है यदि 1/43.21 का मान दिया है 0.2314, तो हमसे पूछ रहा है कि 1/0.000431 का मान क्या होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 7 के 7 स्थान तक 0 ये दशमलव है। तो अगर देखिए ये कितना है, अगर हम 43.21 अगर हम इसको बना दें, इस वाले वैल्यू को अगर 43.21 हम बना दें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/43.21 गुना 2 है, यानी दशमलव कितने के बाद है, 7 स्थान तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻5, क्योंकि ये 2 स्थान इधर 5 स्थान इधर है, यानी कि 7 स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे लिख दें 10⁻⁻5 है, तो 10⁻�5 को अगर हम ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 43.21। ठीक है, 43.21। अब देखिए 43.21। अब देखिए 10⁵ को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 बट्टे में 43.21। अब 43.21 को भी अगर 4321 बना दें तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4381। जब 4381 होगा तो अगर हम इससे काट देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 2314.27 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी। आखिरी कौन सी संख्या होगी, यही हमसे पूछता है। देखिए, एक होता है आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम, एक होता है अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11/14 है,
17/21 है, 5/7 है, 2/3 है। हमसे कह रहा है कौन सी संख्या आखिरी होगी, आखिरी संख्या कौन सा होगी, यानी कि घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि इसे किस क्रम में करना है, अवरोही क्रम में करना है। किसमें? अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। इसे सजाने का देखिए दो तरीका है, या तो आप अंश में हर से भाग दे दीजिए, ठीक है, अंश में हर से भाग देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या नाम है, कौन कौन सी बड़ी संख्या है। अब देखिए 14, 21, 7, 3 है, ठीक है। जिसका हर जो है बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, वो संख्या सबसे छोटी होती है। अगर आप इसे भाग देंगे तो ये 0 पॉइंट में जाएगा, ये भी 0 पॉइंट में जाएगा, ये भी 0 पॉइंट में जाएगा, ये भी 0 पॉइंट कुछ करके जाएगा। या इसे हम कहें कि क्रॉस ही गुना करके चेक कर लेते हैं। 11/14, 17/21 दोनों को उठाते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दहा 210 और 21 कितना हो जाएगा, एक, यानी कि 231 ये हो जाएगा। 17 दहा 170 और 14 7 17 चौके 68, यानी कि 8 7 होते 3 हाथ में 1 1 238, यानी कि इन दोनों में कौन सा बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या 238 है। यानी कि 17/21 11/14 में कौन बड़ा संख्या है, तो 17/21। फिर देखिए 17/21 और 5/7 में कौन बड़ा है, तो 21 5 105 हो जाएगा और 17 7 7 9 119 हो जाएगा। तो कौन है, 17/21 सबसे बड़ा संख्या हो गया। फिर देखिए 17/21 और 2/3 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 17 3 51, 21 दूना 42, यानी कि सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन हो गया, 17/21 हो गया। और सबसे छोटी संख्या की इसमें बात की जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 2/3 जो होगा ये हमारा सबसे छोटी संख्या होगा। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 2/3। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सरल करना है 6/27 भागा 27/30 भागा 20/81। कुछ नहीं करना, 6/27 गुना में कर दीजिए 30/27 और गुना में कर दीजिए 81/20। अब आपका काम खत्म। देखिए काट दीजिए, 3 से काटिएगा, चाहे 9 से काटिए, 9 3 27 9 81, 9 3 27 3 दहा 30 10 दूना 20 2 3 6, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि यदि p बराबर 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू 0.03 व q का मान दिया है, q का मान दिया है 0.54, तो p/q का मान ज्ञात करना है, यानी p/q का मान ज्ञात। देखिएगा तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपको मिले तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो चीज दिख रहा है ना, इसमें आपको दो तरह का चीज दिखेगा। या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो आंसर आप तुरंत निकाल देंगे। p का मान देखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे ये, अगर इसको अगर हम तोड़ दें, इसको तोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 गुना 0.3, 2 गुना 0.3 इंटू 0.03 दिख रहा है। अब आपको दिख गया होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये कर देंगे 0.3 माइनस 0.03 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हमारा दिख गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि 0.3 में से 0.03 घटाएंगे, ये हो जाएगा 0.27 का होल स्क्वायर। काम खत्म। p का मान आ गया हमारे पास, q का मान हमको इतना दिया, p/q कर देंगे। p/q यानी कि 0.27 गुना 0.27 लिख सकते हैं, और बट्टे में कितना है 0.54। ठीक है, ये क्या है 0.54। अब देखिए 27 दूना 54, ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। कितना बार में कट गया, 2 बार में।
अब देखिए जब ये 2 बार में कट गया तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में 100 से गुना कर देंगे, 100 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये आपका हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 27/200, यानी कि 27/200, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 27/200। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि दिया है 16, 32, 64, 128, इस क्रम में 11वां अंक क्या होगा, यानी इसी तरीके से 11वां अंक क्या होगा। ठीक है, या तो इसे 16 दूना 32, 32 दूना 24, 24 दूना 28, 28 दूना 256 ऐसे ही करते आप 11 तक चल जाइए, या यहाँ से 16 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप चल जाइए। बात समझिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, ये जीपी में है, ये किस में है, ये जीपी में है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर होता है a r के पावर n-1। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो a हमारा कितना है जी 1 है, r कितना है जी तो 2 है, कितना है r हमारा कितना है तो 2 है। तो हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 16 गुना 1 r यानी कि 2 के पावर n यहाँ पे कितना है तो 11वां कह सकते हैं, 11 - 1 बराबर 16 गुना 2 के पावर 10। 2 के पावर 10 हो जाता है आपका 1024, तो 16 गुना 1024 हो जाएगा। तो बस ये आपका कितना हो जाएगा, ये 24 और 1024 और 16 का गुना करेंगे तो ये आपका देखिए, ये तो 1000 से गुना करेंगे तो 16000 हो जाएगा, और 24 16 से गुना कर देंगे, 6 6 24, 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, आपका ये 24, 4 4 4 8, 1 2 3, यानी कि 16384 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16384। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, 52 कहता है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये 74 - 85 भागा 49 - 41 - 3 के पावर 5 भागा 9 गुना 3 के पावर 12। ये आपका काम खत्म। देखिए कभी भी ये इस तरह के प्रश्न ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन में ये जो लास्ट वाला संख्या में गुना दे दे, प्लस दे दे, माइनस दे दे और बार दे देता है, उन दोनों को ऊपर बार दे देता है, तो ये ग्रुप डी में पूछा जाता है। अच्छा, ये ग्रुप डी का सबसे फेवरेट सिंप्लीफिकेशन का कहिएगा कि ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं, या प्लस 9 3 27, तो यहाँ भागा में 27, 3 के पावर क्या आ जाती है 9 3 27 81, 81 243, यानी कि 243 माइनस 41। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, 27 से 243 कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 41 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 41 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32 माइनस का 49। ठीक है, ये अब यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ भागा में कितना है 85 है, फिर ये क्लोज है, इधर 74 है। अब 49 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17, कितना होगा 17। अब 17 भागा 85, तो 17 5 85, यानी कि 74 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 69 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 69। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह कौन सी संख्या है जिसे 4 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 6 और 9 आए बचता है। देखिए 4 से भाग देने पर शेषफल 3, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, यानी कि जो शेषफल बचता है उनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। 7 में से 6 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, और 10 में से 9 घटाएंगे तब भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात को समझिएगा। अब देखिए 4 7 और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 10 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। अब 140 से अगर हम 3000 में भाग देते हैं, 140 से 3000 में भाग देते हैं तो 14 दूनी 28, 280, 0 10 में से 8 गया 200,
फिर ये कितना बार हो जाएगा एक बार में, यानी कि ये कितना आ जाएगा 60 शेष बचता है। यानी कि जब 60 जो है शेष बचता है तो जिस संख्या से भाग आप दे रहे हैं उसमें से इन सभी में एक एक बच रहा है, तो सबसे पहले 140 में से एक घटा देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 139। अब देखिए 3000 में से 60 को पहले माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो शेषफल बच रहा है ना, वो भाग दिया जाएगा तो ये नहीं आना चाहिए, तो 60 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2940 प्लस ये आपका 2940 अब प्लस ये 139 हम जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा 9 4 3 7 9 और 10 के 0 हाथ में 3000, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी 3079। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है यदि x प्लस वाई का मान 60 और इन दोनों का HCF जो है 12 और LCM कितना है 72 हो, तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। देखिए एक्स वाई का क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई, ये चला जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना है 12 और 72 है, एलसीएम कितना है इन दोनों का 72 प्लस वाई का मान कितना दिया है 60 दिया है, तो x प्लस वाई का मान 60 हो जाएगा और एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा 12 गुना 72, 12 से 60 को काट देंगे 5 बार में, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5/72। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है, जबकि आंकड़े के इस नए समुच्च का जो प्रास है वो आपका 36 हो जाता है। तो इन तीनों संख्याओं के मूल समुच्च में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए मान लीजिए 3 संख्या है x y z, x छोटा संख्या है z हमने बड़ा संख्या मान लिया। अब इन तीनों का जो संख्या है औसत है 28 है। औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। कितना औसत है, तो 28 औसत है इन सभी का x प्लस वाई प्लस जेड बट्टा 3। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपका 28 3 84 आ जाएगा, ठीक है। अगला में कह रहा है कि यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, सबसे छोटी संख्या हमने x माना है, इसमें 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दिया जाए, बीच वाले को वैसे ही रहने देते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा देते हैं, तो औसत जो होता है तो मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है, यानी कि मध्य यानी कि बीच वाली संख्या समांतर माध्य हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 बराबर, ये उधर जाकर 3y हो जाएगा, 3y को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये -5 3 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड -3 बराबर कितना हो गया 3y हो गया। अब हम देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 84 है, तो यहाँ 84 - 3 बराबर 3y दे देंगे, तो 84 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 81 बराबर 3y, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आपका आ जाएगा 27। अब देखिए y का मान हमारे पास क्या आ गया 27 आ गया, जबकि आंकड़े के इस नए समुच्च का परास जो होता है 36 हो जाता है। क्या देखते हैं, परास बोल रहा है कि देखिए अब बोल रहा है कि जब इनके आंकड़े के नए समुच्च का परास जो होता है 36 हो जाता है तो इन संख्याओं के मूल समुच्च से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। परास की अगर हम बात करें तो परास होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है z -5 है, छोटी संख्या क्या है x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, इसका परास कितना है तो 36 है। ये क्या हो जाएगा z -5 माइनस का x माइनस का 2 बराबर 36, ये माइनस का 5 ये माइनस का 2 कितना आ जाएगा माइनस का 7, और उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो z -x बराबर 36 प्लस 7 यानी कि ये हो जाएगा 43। अब z x का मान कितना हो गया 43 हो गया। अब देखिए y का मान 27 हो गया, तो यहाँ x प्लस वाई का मान हम निकाल सकते हैं, तो z x प्लस वाई का मान हम यहाँ निकाल y का मान पुट कर देंगे। अगर या हम कहें यहाँ से अगर z का मान देखें, z का मान क्या हो जाएगा ये x प्लस 43 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा।
अब देखिए एक्स को हम एक्स रहने देते हैं एक्स, वाई का मान कितना है 27, तो इसको हम लिख देते हैं 27 प्लस इस जेड का कितना लिख देते हैं एक्स प्लस 43, एक्स प्लस 43 ये किसके बराबर है, तो ये 84 के बराबर है। तो देखिए एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 27 और 43 कितना हो जाएगा 7 3 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 4 3 70, यानी कि 70 बराबर 84। तो 2x का मान कितना हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 14, तो x का मान यहाँ से क्या आ गया 7 आ गया। जब x का मान 7 यहाँ पे आ गया, y का मान निकल गया, तो z का मान यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 7 प्लस 43 यानी कि 50। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 50 होगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और -10% का बदलाव किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव किया जाएगा। सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100। पहले में 15% माइनस का 10% प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15 गुना 10 बट्टा 100, ये 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कह सकते हैं ये 1.5 हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस 10 माइनस 1.5, यानी कि ये 15 माइनस 11.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 11.5 है तो 3.5% का क्या हो जाएगा 3.5% का, तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटा दिया कम कर दिया गया, उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए इस 10% बढ़ा के 10% घटा दिया जाता है, तो उस केस में हमेशा आपका हानि होता है, वो होता है x² बट्टा 100% का हानि होता है। तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 स्क्वायर बट्टा 100 यानी कि 100 बट्टा 100, यानी कि -1% का क्या हो जाएगा उसको हानि हो जाएगा, -1% का क्या होगा हानि होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को आता है प्रत्येक रुपया 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदा गया। 15,000 रुपया की दर से 15 लैपटॉप खरीदने तो कितना आ जाएगा 15 15 225, यानी कि 2,25,000 में 15 लैपटॉप खरीदने, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 2,97,000 में बेच दिया, यहाँ लिखते हैं 2,97,000 में क्या कर दिया बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी देखिए कितना का लाभ होता है। सेलिंग प्राइस 2,97,000 था, कॉस्ट प्राइस 2,25,000 है, तो देखिए लाभ की बात की जाए कितना परसेंट मुझे है प्रॉफिट कितना परसेंट का होगा। 2,97,000 में से 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, यानी कि 72,000 का प्रॉफिट होता है किस पे 72,000 का प्रॉफिट होता है किस पे 2,25,000 रुपया पे। तो 100% पे कितना होगा, ये 3 0 से पहले 3 0 काट दीजिए, 25 नवा 225, 25 चौके 100, 9 8 72, 8 चौके 32, यानी कितना का प्रॉफिट होगा तो 32% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपया है और 600 रुपया है। दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपया है और 600 रुपया है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपया का लाभ कमाता है। दोनों को बेचने के बाद उसको कितना प्रॉफिट होता है तो 300 रुपया का प्रॉफिट होता है। यदि दुकानदार ने पहले वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचा। मान लीजिए दूसरा का जो बेचा, पहली वस्तु को जो बेचा तो 200 को 30% की बात की जाए 30% पे बेचा, तो यानी कि 60 रुपया यहाँ से क्या होगा उसे लाभ प्राप्त हुआ। 30% प्रॉफिट में बेचा, जब 30% प्रॉफिट में बेचेगा तो यानी पहला पे इसको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट ये प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट कितना होगा 60 रुपया। जब पहले ही पे प्रॉफिट 60 रुपया कमा लिया तो दूसरा पे सेकेंड वाला पे कितना प्रॉफिट कमाएगा जी, देखिए तो 300 रुपया टोटल कमाया है, 60 रुपया पहलका पे कमाया है, तो दूसरका पे कितना कमाएगा तो दूसरका पे कमाएगा 240 रुपया किसके रेस्पेक्ट में 600 रुपया के रेस्पेक्ट में। तो 100% पे 2 0 से 2 0
6 चौके 24, यानी दूसरे पे कितना कमाएगा, दूसरे पे 40% प्रॉफिट कमाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13 में के का मान ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, दूर वाले को दूर वाले से गुना कीजिए, नजदीक वाले को नजदीक से। ये हो जाएगा 26/21 गुना 14/13 बराबर के गुना 24/9। 13 दूनी 24, 13 दूनी 26, 7 तिरिके 21, 7 दूनी 14, तितिरिके 9, ये तितिरिके 9, 2 दूनी 4, 4 छक 24, 6 बार में 3 दूनी 6। तो के का मान क्या हो जाएगा, के का मान इधर आएगा तो 1/2, के का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यदि ए और बी का अनुपात जो है, यदि ए अनुपात बी जो है ये 45/56 है, बी और सी का अनुपात 16/35 है, तो ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए ए बी और सी, ए का कितना है जी 45/56 है, बी क्या है 16/35 है। यहाँ 56 है तो 56 कर देंगे, यहाँ 16 है तो 16 कर देंगे। अब हमसे बोल रहा है कि ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे ए अनुपात सी, यानी कि 45 गुना 16, सी का अनुपात कितना हो जाएगा 56 गुना 35। अब देखिए कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 7 56, ठीक है, 5 45, 5 7 35। अब नहीं कटेगा, 9 दूना 18, 7 7 49, यानी कि ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा 18:49। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है कि 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है और पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, पिता की उम्र 52 वर्ष है, माता की उम्र 2 वर्ष छोटा है पिता से, तो 52 - 2 यानी कि 50 साल। अब देखिए पिता से 2 वर्ष बड़े हैं, बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो जो बड़ी बहन है यानी कि बिग सिस्टर की जो आयु है, बिग सिस्टर की जो आयु है माँ की आयु की आधी है, यानी कि 50/2 यानी कि 25। तो छोटी बहन की आयु क्या हो जाएगी, तो स्मॉल सिस्टर की आयु हो जाएगी 2 वर्ष छोटी है, तो 25 - 2 यानी कि 23 साल। क्या हो जाएगी, 23 साल की हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। मीना है और सीना का अनुपात है 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो सीना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद मीना की उम्र 6 वर्ष बाद अगर 26 वर्ष होती है, तो वर्तमान में मीना की उम्र क्या होगी, 26 - 6 यानी कि 20 वर्ष होगा। अब ये 20 वर्ष का वैल्यू 4 दिया है, तो ये कितना है, 1 रेशियो का 4 रेशियो का वैल्यू 20 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो सीना की उम्र क्या हो जाएगा, 3 × 5 यानी कि सीना 15 वर्ष की होगी। क्या हो जाएगी, सीना जो होगी ये 15 वर्ष की होगी, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी 15 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। ए है, बी है, सी है, 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात जो है, समय का अनुपात है 4:5:6 है, तो तीनों का लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर 2 × 4 = 8, 5 × 3 = 15, 6 × 5 = 30, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा 8:15:3, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65।
65 भी हम यही कर लेते हैं, जगह है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि 6600 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर तथा प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9 वर्ष के दर पर साधारण ब्याज बराबर हो। पहले वर्ष की बात की जाए और दूसरे वर्ष की बात की जाए तो पहले वर्ष यानी कि 3 वर्ष के लिए 10% और दूसरे वर्ष की बात की जाए तो 4 वर्ष के लिए 9%। तो ये क्या हो जाएगा, 3 के 9 यानी कि 10:12 यानी कह सकते हैं 5:6। तो पहले की बात देखेंगे तो 5/11 गुना 6600 यानी 11×6 = 66। पहले वर्ष के लिए आपका 3000 हो जाएगा और दूसरे वर्ष के लिए देखा जाए तो 6/11 गुना 6600 11×6 = 66 3600 रुपया हो जाएगा। यानी कि पहले वर्ष में 3000 और दूसरे वर्ष में 3600, तो 3000 3600। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि ए, बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है, बी है और सी है, एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। दूसरा करें ए और बी उस कार्य को एक साथ काम करें, ए और बी उस कार्य को एक साथ काम करें तो 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि बी और सी उस कार्य को एक साथ कार्य करें तो वो 162, ये 97.2 है, 162 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 486। जब तीनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 446 तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम क्षमता देखें तो क्षमता क्या हो जाएगा, 486/81 यानी कि 6 क्षमता हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता होगा ये 6 होगा। अगर हम ए प्लस बी की क्षमता देखें तो 486/97.2 यानी ये क्षमता हो जाएगा आपका 5। और 162 से 486 में भाग देंगे तो बी प्लस सी की क्षमता कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है, 6 है। ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 5 है। और बी प्लस सी की क्षमता 3 है। हमसे पूछ रहा है बी जो है अगर इस खाली टैंक को अकेले बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए बी की बात की गई है तो बी की क्षमता हम कैसे निकालेंगे, तो हम बी की क्षमता निकालेंगे कैसे, यही देखने वाली बात है। अब देखिए बी प्लस सी कितना है, 3 है। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है, 5 है। अगर हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी अगर टोटल को देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 है तो ए प्लस सी नहीं है कहीं, ए और बी उस कार्य को इतना दिन में बी और सी। अब देखिए बी प्लस सी की क्षमता देखेंगे तो ये आपका 3 है। तो जब बी प्लस सी की क्षमता 3 है तो इसका मतलब है कि ए की क्षमता कितना होगा जी, तो ए की क्षमता 3 होगा। अगर बी प्लस सी की क्षमता 3 है तो ए का अकेला खुद का क्षमता कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए ए प्लस बी का क्षमता 5 है, ए प्लस बी की क्षमता 5 है तो ए का क्षमता अगर 3 है तो बी की क्षमता कितना होगा, तो 2 होगा। तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 होगा। तो बी जो है 486 काम को 2 के क्षमता से कितना दिन में करेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तीन 6 यानी कि 243 दिन इसको लग जाएंगे काम को करने में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 14 घंटा में भर सकता है। पाइप ए जो है ये पाइप कितना घंटा में भर सकता है, 14 घंटा में भर सकता है। एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी खाली टैंक को 10 घंटा में भर सकता है। कितना देर में भर सकता है, 10 घंटा में भर सकता है। तो पाइप बी इस खाली टैंक को अकेले कितने घंटे में भरेगा। ये ए प्लस बी के साथ मिलकर कह रहे हैं ना, एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर ये पाइप 10 घंटा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 + 10 140 डायरेक्ट लिख सकते हैं।
ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 10 और ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 14। क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो कह रहा पाइप बी जो है, अगर ए की यहाँ पे क्षमता देखिए 10 है तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा 4। तो बी जो है इसको कितना देर में बढ़ेगा 140/4, यानी कह सकते हैं 4 3 12, 4 3 12 और 4 5 20, यानी कि 35 घंटा में इसे क्या कर सकता है भर सकता है। तो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है इसे x मिनट में भरता है और बी जो है इसे 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 है। ए की क्षमता देखा जाए तो 6 हो जाएगा, बी की क्षमता देखा जाए तो x हो जाएगा। दोनों को अगर खोल दिया जाता है तो ये कितना देर में भर देता है तो 1.5 में भर देता है, जो कि 6 लीटर भरना है। काम 15 छक्का 90 9, ये आपका 1.5x कितना 1.5 मिनट भर सकता है बराबर 6x। ठीक है, 15 छक्का 90 9। अब देखिए ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 1.5x का मान 9 है, तो 6 में से ये जाएगा 4.5x का मान 9 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 2 मिनट। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता है। तो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी क्या होगा। दूरी क्या होता है, दूरी याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न में चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुना समय का अंतर, समय अंतराल यहाँ लिख दीजिए समय अंतराल। ठीक है, चाल कितना है पहले 45 के हिसाब से जा रही थी, अब 54 के चालों का अंतर 45, 54 में से 45 जाएगा 9। समय कितना देरी से जा रहा है 12 मिनट, यानी कि घंटा में 12/7। 9 6 54, 6 10 60, 5 दूनी 10, 5 45, 2 6 12, 9 6 54, यानी कितना दूरी तय की तो 54 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70।